हेलो फ्रेंड्स, न्यूज़ टुडे में आज हम लोग 13 और 14 मई का करंट अफेयर्स देखेंगे। 12 मई का भी शामिल होगा इसमें थोड़ा सा। देखिए, CCMB के वैज्ञानिकों के अध्ययन के अनुसार पूर्वी घाट के 60% जल निकायों में आर्मड सेलफिन कैटफिश फैल गई है दोस्तों। अब इसके बारे में जानेंगे क्या है। आर्मड सेलफिन कैटफिश को राकासी या डेविल फिश के रूप में भी जाना जाता है। आर्मड सेलफिन कैटफिश देखने में एक अलग और आकर्षक मछली है। इसे तालाबों और जल कुंडों मछली घरों में शैवाल की वृद्धि को रोकने की क्षमता के कारण भारत में लाया गया था। हालांकि अब इन मछलियों की आबादी में तेजी की ओर बढ़ रही है। यह मछली दक्षिण अमेरिका मूल की प्रजाति है। यह सबसे बड़े कैटफिश कुल से संबंधित है दोस्तों। वैज्ञानिकों ने आक्रामक प्रजातियों के प्रसार की मैपिंग के लिए एनवायरमेंटल डीएनए ईडीएनए अप्रोच का उपयोग किया है दोस्तों। सभी जीव अपने जीवन काल में या मूल्य के बाद प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से अपने वातावरण में डीएनए छोड़ देते हैं। जीव अपनी त्वचा, मल मूत्र आदि के जरिए डीएनए को वातावरण में निर्मित करते हैं। इसे ही ईडीएनए कहा जाता है। शोधकर्ता जल, मृदा या हवा के नमूने में मौजूद ईडीएनए को अनुक्रमित करके संपूर्ण जैव विविधता का आकलन कर सकते हैं। पारंपरिक तरीकों के विपरीत ईडीएनए अप्रोच विश्वसनीय और सटीक है। इसकी लागत भी कम है दोस्तों। अब हम लोग इधर आक्रामक प्रजातियां के बारे में इधर समझेंगे। परिभाषा समझेंगे इसके बारे में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 2022 में संशोधित के अनुसार आक्रामक प्रजातियां वे गैर स्थानिक नॉन नेटिव प्रजातियां जिनका प्रवेश या प्रसार स्थानिक वन्यजीवों या उनके पर्यावास के खतरा पैदा करता है। पर्यावास के लिए क्या करता है? खतरा पैदा करता है। आक्रामक प्रजातियां की यह परिभाषा हो गई। अब देखा, आक्रामक प्रजातियों द्वारा उत्पन्न खतरे। उनकी उपस्थिति से खाद्य श्रृंखला में बदलाव आ सकता है। साथ ही पारिस्थितिक संतुलन बिगाड़ने के साथ साथ वे संसाधनों के लिए स्थानीय प्रजातियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। मानव स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और आजीविका के लिए खतरा उत्पन्न करती हैं। IUCN रेड लिस्ट में शामिल 10 प्रजातियों में से एक आक्रामक प्रजाति से खतरा है। IUCN के अनुसार 1970 से 2017 तक आक्रामक प्रजातियों के कारण कम से कम 1.288 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर नुकसान हुआ था दोस्तों। कितना? 1.288 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का क्या हुआ? नुकसान हुआ था दोस्तों। ठीक है। 2 दशकों के बाद पृथ्वी ने G5 स्तर के भूचुम्बकीय तूफान का सामना किया है। 2003 के बाद पहली बार पृथ्वी G5 स्तर के भूचुम्बकीय तूफान की चपेट में आई है। इससे पहले 2003 में हेलोविन नामक G5 स्तर का सौर तूफान पृथ्वी से टकराया था। इस तूफान के लिए उत्तरदायी कारण सूर्य से निकले और पृथ्वी की ओर निर्देशित मल्टीपल कोरोनल मास इंजेक्शन है दोस्तों। भूचुम्बकीय तूफान के बारे में बात करेंगे। परिभाषा ये कहेंगे, भूचुम्बकीय या सौर तूफान पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न व्यवधान है। वर्गीकरण तीव्रता प्रबलता के आधार पर इन तूफानों को G1 साधारण, G5 सबसे प्रबल बीच वर्गीकृत किया गया है। कारण में समझेंगे, ये व्यवधान वास्तव में सूर्य से आवेशित कणों की पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्रों के साथ अभिक्रिया से उत्पन्न होते हैं। आवेशित कण निम्नलिखित सौर विस्फोटों से उत्पन्न होते हैं। कोरोनल मास इंजेक्शन CME ये सबसे प्रबल चुंबकीय तूफानों के प्राथमिक कारण हैं। CME वास्तव में सूर्य के कोरोना से प्लाज्मा चुंबकीय क्षेत्र का व्यापक स्तर पर उत्सर्जन है। कोरोना सूर्य के वायुमंडल का सबसे भारी भाग होता है। ये परिघटना आमतौर पर सनस्पॉट्स के आसपास घटित होती है। सनस्पॉट सूर्य की सतह पर अपेक्षाकृत कम गर्म और प्रबल चुंबकीय क्षेत्र हैं। इन्हें पृथ्वी तक पहुंचने में आमतौर पर 1 से 3 दिन लगते हैं। सोलर फ्लेयर, सौर ज्वाला, यह सूर्य की सतह पर ऊर्जा का अचानक एवं तीव्र उत्सर्जन, ये अक्सर सनस्पॉट से संबंधित होती है। ये फ्लेयर सूर्य के वायुमंडल में आमतौर पर सनस्पॉट्स के
ऊपर संग्रहित चुंबकीय ऊर्जा क्षेत्रों में ऊर्जा उत्सर्जन के कारण उत्पन्न होती है। यह हमारे सौरमंडल की सबसे बड़ी विस्फोटक परिघटना है जो मिनटों से लेकर घंटों तक जारी रह सकती है। इनसे उत्सर्जित विकिरण प्रकाश की गति से गमन करते हैं, जिसे पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना टाइम लग जाता है? 8 मिनट।